गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है BSA 2023 धारा 71, क्या गवाहों के बिना भी दस्तावेज साबित किया जा सकता है। BSA 2023 ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, जो पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नाम से जाना जाता था। इसको वर्तमान में तब्दील करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया। उसकी धारा 71 पर हम चर्चा करेंगे। और आज के वीडियो में हम जिन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करेंगे उसमें नंबर 1 है धारा 71 का असली मतलब सरल उदाहरण के साथ। क्या है आखिर? आज के वीडियो में हम जिन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे उसमें नंबर 1 है धारा 71 का असली मतलब सरल उदाहरण के साथ। नंबर दूसरा है किन किन दस्तावेजों पर धारा 71 लागू नहीं होती। इसकी पूरी लिस्ट मैंने ई बुक PDF के अंदर तैयार की है, जहां से मैं आपको जानकारी दूंगा। दूसरा है धारा 71 किन किन दस्तावेजों पर लागू होती है, उसको भी मैंने ई बुक PDF के अंदर पूरी लिस्ट इसमें शामिल किया है। और सचेत करने वाला एक नोट इसमें मैंने लगाया है। आज के हमारा वीडियो का टाइटल एक व्यूवर्स के सवाल पर आधारित है। हमारे व्यूवर्स ने वीडियो के नीचे कमेंट्स करके लिखा था कि सर धारा 71 पर आप वीडियो बनाइए। तो ये चूंकि हमारा इसी टॉपिक से संबंधित है, इसलिए मैंने स्पेशल वीडियो इसी पर बनाया, धारा 71 पे। आगे की सारी जानकारी मैं आपको ई बुक PDF के अंदर से दूंगा। ई बुक PDF की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। इधर ऊपर की तरफ ई बुक के संबंध में आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छोटा सा नोट भी लगा हुआ है। उसमें यही लिखा हुआ है ई बुक PDF उपलब्ध, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अब मैं आगे की जानकारी आपको ई बुक PDF के अंदर से देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि कोर्ट में दावे मुकदमे के दौरान अक्सर हमारे सामने इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ दस्तावेज ऐसे आ जाते हैं जिसमें गवाह मुकर जाता है, या उसका पता नहीं होता है, या फिर वो गवाही देने से मना कर देता है। तब हमारे सामने बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कानून में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में व्यवस्था दी गई है उन दस्तावेजों के बारे में जिनको बिना गवाह के भी आप साबित कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बुक में जो परिभाषा दी गई पहले वो पढ़ के आपको बता दूं। हालांकि मैंने इसी के अंदर लिखा हुआ है, मैं उसी में से आपको आगे की जानकारी देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं BSA 2023 धारा 71, क्या गवाहों के बिना भी दस्तावेज साबित हो सकते हैं, लीगल इंसाइट, ये हमारे वीडियो का टाइटल है। अब हम सीधे मुख्य मुद्दे की ओर चलते हैं, बाद में मैं आपका परिचय ई बुक PDF से करा दूंगा। शुरुआत मुख्य मुद्दे से। इसमें मैंने जो बुक में परिभाषा दी गई है वही टाइप करके इसमें लिख दी है, ताकि बुक में से पढ़ना ना पड़े और आपको भी ये उपलब्ध हो जाए PDF के अंदर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 71, उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। ये बुक में लिखा हुआ है, और उसके आगे लिखा हुआ है, और इसमें आगे लिखा हुआ है कि कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, ऐसे साबित की जा सके कि मानो वह अनुप्रमाणित नहीं है। ये तो बुक में परिभाषा दे दी है। एक लैंडमार्क जजमेंट भी मैं लेकर आया हूं सर आपके लिए, इसमें जब्बार खां का, जो इसी में मैंने आगे लिखा हुआ है। उसमें अटेस्टिंग विटनेस और आइडेंटिटी विटनेस, और जो रजिस्ट्रार साहब जो उसको रजिस्ट्रेशन में करते हैं, वो उनकी क्या भूमिका होगी, क्या उन्हें गवाह माना जाएगा, क्या वो भी अटेस्टिंग विटनेस माने जाएंगे, इसमें मुख्य अंतर किया गया है जजमेंट में, जो मैं आपको उसकी जानकारी आगे दूंगा। अब ये तो सर हमने इसकी डेफिनेशन को देख लिया। धारा 67 की डेफिनेशन भी मैंने इसमें लिख दी है पूरी बुक की, और धारा 68 की भी लिख दी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं धारा 71 पे। तो धारा 71 का असली मतलब सरल उदाहरण के साथ हम सबसे पहले समझ लेते हैं। यह धारा उन दस्तावेजों के लिए है जहां गवाहों के हस्ताक्षर कानूनन जरूरी नहीं थे, फिर भी आपने करवा लिए। सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। आपने एक रेंट एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बनाई, कानूनन इन पर गवाहों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने दो गवाह के साइन करवा लिए। ट्रायल के दौरान वे गवाह मुकर गए या नहीं मिले। अब आप क्या करेंगे? कानूनी समाधान जो है धारा 71 के तहत, है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन दस्तावेजों के संबंध में कोर्ट इस डीड को वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे बिना गवाह वाले किसी साधारण समझौते को करता है। आपको गवाह साबित करने की मजबूरी नहीं है। अब सावधान करके मैंने इसमें लिखा है, इन दस्तावेजों पर धारा 71 लागू नहीं होती जब गवाह अनिवार्य नहीं है। वो कौन से दस्तावेज हैं? इन दस्तावेजों के लिए आपको गवाहों को कोर्ट में बुलाना ही पड़ेगा। धारा 68 से 70 BSA, मतलब धारा 71 वहां लागू नहीं होगी, आपको गवाह को बुलाना ही पड़ेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसकी धारा 68 के तहत उन दस्तावेजों की सूची बड़ी महत्वपूर्ण है जिन्हें साबित करने के लिए गवाह का होना अनिवार्य है, जिसको हम अटेस्टिंग विटनेस भी कहते हैं। यदि ये गवाह कोर्ट में नहीं लाए गए तो वह दस्तावेज साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता, साक्ष्य में नहीं माना जाएगा।
जैसे कि धारा धारा 68 में बता दिया गया है कि वसीयत के लिए तो अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत इसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है वसीयत का, लेकिन यदि विक्रय विलेख जिसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य आपने करवाया है तो उसके गवाह आपको लाना नहीं पड़ेंगे कोर्ट में जब तक उसका निष्पादक ही उसको मना ना कर दे। जैसे कि विक्रेता ही ये कह दे कि ये रजिस्ट्री मैंने करवाई नहीं, ये मैंने इनको जमीन मकान बेचा ही नहीं, ऐसी दशा में आपको गवाह लाना पड़ेंगे, वरना वो रजिस्ट्री पर्याप्त होगी। अब इसमें हम आगे देखते हैं सर, यदि ये गवाह कोर्ट में नहीं लाए गए तो वह दस्तावेज साक्ष्य में नहीं लिया जा सकता। कानूनन रूप से संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 जो है और अन्य अधिनियमों में जो बताया गया है उनके आधार पे एक सूची तैयार की गई है। ये अंतिम नहीं है सर, यदि आपको इससे बेस्ट कुछ लगता है तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझसे अध्ययन और जो मैंने जहां तक इसकी सर्च की आपके लिए लिस्ट तैयार की है, इसमें ये वे दस्तावेज हैं धारा 71 बिना गवाह के सबूत मतलब लागू नहीं होती है। धारा 71 जो है, अब इसमें ये वे दस्तावेज हैं जहां धारा 71 कोष्टक में मैंने लिखा बिना गवाह के सबूत लागू नहीं होती, मतलब धारा 71 यहाँ लागू नहीं होती है। कौन कौन से दस्तावेज हैं उसमें नंबर 1 है वसीयत। धारा 68 बी से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के तहत इसमें 2 गवाह अनिवार्य हैं सर, इसमें बताया गया है, इसलिए इसमें आपको गवाह लाना होगा। दूसरा है बंधक विलेख, मॉर्टगेज डीड, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 59 के तहत इसमें सभी प्रकार के बंधक शामिल हैं, साधारण शर्त के साथ विक्रय भोग बंधक आदि। ये दूसरा हो गया सर हमारी लिस्ट में। तीसरा है उपहार विलेख जिसको हम गिफ्ट डीड भी कहते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 123 के तहत अचल संपत्ति के दान के लिए यह अनिवार्य है मतलब गवाह आपको लाना होंगे और इसका पंजीकरण भी उसमें अनिवार्य बताया गया है। चौथा है सर विक्रय विलेख जिसको हम सेल डीड कहते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 पंजीकरण अधिनियम जो है इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और रजिस्ट्री के लिए 2 गवाह अनिवार्य हैं, अतः इन्हें साबित करने के लिए धारा 68 अनिवार्य है। लेकिन इसमें जो एविडेंस एक्ट की धारा 68 है उसमें आगे डिटेल में ये भी लिखा हुआ है कि जब इसका निष्पादक ही मना कर देता है तब आपको उसको लाना जरूरी पड़ेगा। पांचवा है सर विनिर्दिष्ट विलेख, स्पेसिफिक डीड अंडर टीपीए। पट्टा विलेख, जैसे कि यदि पट्टा 1 वर्ष से अधिक के लिए है तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 107 के अनुसार उसे पंजीकृत और अनुप्रमाणित होना आवश्यक है, अतः इस पर धारा 71 लागू नहीं होगी। विनिमय विलेख देख लेते हैं हम, जिसको हम एक्सचेंज डीड कहते हैं। अक्सर गांव में एक ही जैसी समान रकबे की भूमि रहती है तो अक्सर गांव के लोग उन भूमि का विनिमय कर लेते हैं, ये अक्सर हो जाता है एक्सचेंज डीड। तो धारा 118 के तहत अचल संपत्ति के विनिमय के लिए भी विक्रय के समान नियम लागू होते हैं, इसलिए अनुप्रमाणन अनिवार्य है। छठा आता है सर ट्रस्ट विलेख, यदि ट्रस्ट अचल संपत्ति से संबंधित है और उसका पंजीकरण अनिवार्य है तो इसे साबित करने के लिए गवाहों की आवश्यकता होती है, यहां धारा 71 का लाभ आप नहीं ले सकते। सातवां है पुनर्ग्रहण या समर्पण विलेख, डीड ऑफ सरेंडर ऑफ लीज, यदि पट्टा विलेख स्वयं अनुप्रमाणित था, अटेस्ट था, तो उसका समर्पण भी अनुप्रमाणित होना अनिवार्य है टीपी एक्ट की धारा 111 के तहत। आठवां आएगा पुनः पुष्टि विलेख, कंफर्मेशन रिफ्लेक्शन डीड, यदि मूल दस्तावेज जैसे कि सेल डीड को पुष्ट करने वाला कोई नया विलेख है तो उसे भी उसी तरह अनुप्रमाणित होना चाहिए जैसे मूल दस्तावेज को। तो यहाँ पर धारा 71 का लाभ आप नहीं ले सकते। अब कहां पर ले सकते हैं वो मैंने आगे लिखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सचेत करने वाला नोट बता दूं सर। सबसे पहले एक प्रश्न आप उसको मान के चलें कि क्या दस्तावेज के कानूनन टीपी एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट में अटेस्टेशन शब्द का प्रयोग हुआ है? एक सवाल आप अपने मन में अपने दिमाग में आप बनाएं कि क्या दस्तावेज के कानूनन अटेस्टेशन शब्द क्या दस्तावेज में क्या दस्तावेज के कानून जैसे कि टीपी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट में अटेस्टेशन शब्द का प्रयोग हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो हाँ है, अगर तो धारा 68 के दायरे में है, यहाँ धारा 71 फेल हो जाएगी। और अगर नहीं है तो यह धारा 71 के दायरे में है और गवाहों को बुलाना अनिवार्य है। या आप इसको इस प्रकार से समझ लें, मैंने इसमें लिख दिया है। अब विक्रय विलेख को धारा 68 के तहत क्यों रखा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन कानूनी बारीकी यह है कि पंजीकरण अधिनियम के तहत यदि कोई दस्तावेज अनिवार्य रूप से पंजीकृत है तो वह स्वतः ही साक्ष्य में गवाही की मांग करता है। लेकिन धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो आगे डिटेल में लिखा हुआ है कि जब इसका एग्जीक्यूटर ही इसको मना कर देता है तब हमें अनिवार्य लाना होगा, वरना वो वैसे ही मान्य होता है। अब इसको हम देख लेते हैं कि वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। स्थिति में सर क्लियर कर दूं आपके लिए कि वसीयत का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है,
फिर भी उस पर गवाह अनिवार्य हैं। एक सोचने वाला प्रश्न है। तो वसीयत पर गवाहों की अनिवार्यता पंजीकरण अधिनियम से नहीं आती, बल्कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 से आती है, क्योंकि वहां पर गवाहों को नेसेसरी कर दिया है कि 2 गवाह होना जरूरी है। इसी प्रकार से अन्य दस्तावेज जैसे कि सेल डीड है, इन पर गवाहों की अनिवार्यता पंजीकरण और संपत्ति अंतरण अधिनियम टीपी एक्ट दोनों के प्रभाव से आती है। कर दूं कि दस्तावेजों का जो अटेस्टेशन है उसकी जो अनिवार्यता 2 स्रोतों से आ सकती है। नंबर 1 है, या तो उस विशिष्ट कानून से जो उस दस्तावेज को गवर्न करता है, जैसे वसीयत के लिए सक्सेशन एक्ट, या फिर पंजीकरण की अनिवार्यता के कारण जैसे कि सिल डीड के लिए टीपी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये यहाँ से 2 स्रोतों से ये आ सकती है। अब हम उन दस्तावेजों को देख लेते हैं जो धारा 71 के तहत आने वाले दस्तावेज है। मतलब ये वो दस्तावेजों की लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार की है कि इनके लिए आपको प्रमाणित करने के लिए गवाहों की जरूरत नहीं होगी। जिसमें नंबर 1 है सर, किरायानामा। इसे गवाहों के बिना भी केवल मकान मालिक और किराएदार के हस्ताक्षर से साबित किया जा सकता है। दूसरा है पावर ऑफ अटॉर्नी। साधारणतः जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो निष्पादक द्वारा केवल हस्ताक्षरित है और जिसे पंजीकरण अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रमाणित नहीं कराया गया है, तो धारा 71 के तहत निष्पादक की पहचान से साबित किया जा सकता है। तीसरा आएगा बंटवारा नामा, गैर पंजीकृत। यदि विभाजन केवल आपसी सहमति का है और कानूनन उस पर गवाह अनिवार्य नहीं है, तो इसे धारा 71 से साबित किया जा सकता है। यहाँ बंटवारा विलेख पे मैंने काफी वीडियो बनाए, तकरीबन 8-10, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो अतीत में मौखिक बंटवारा हुआ है परिवार के बीच में, और परिवार के सभी लोग उससे राजी और खुश हैं और सब अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं, कोई मकान पर, कोई जमीन पर, कोई फार्म हाउस पर, और कोई उनका विवाद नहीं है। और कई साल बाद उनके मन में इच्छा पैदा हुई कि हम इसको लिखित रूप दे देते हैं। तो पूर्व में जो बंटवारा हुआ था अतीत में, उसको वो वर्तमान में जब लिखते हैं तो वो साधारण रूप से लिखा गया भी गवाह में मान्य होता है। तो ऐसी दशा में उसका रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत। काले 1976 का एक लैंडमार्क जजमेंट है। रोशन सिंह 1988 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। और एक रविंद्र कौर ग्रेवाल का जो है कि सर्वोच्च न्यायालय का 2020 का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसपे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं और उनके ऊपर ई बुक भी लिख चुका हूं, जो मेरे वीडियो पर अपलोड है। और ई बुक भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं। तो बंटवारा विलेख में भी धारा 71 के तहत आपका अनिवार्य नहीं है, क्योंकि सब सहमति है, राजी खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा आता है साझेदारी विलेख, पार्टनरशिप डीड। इस पर कानूनन गवाहों की अनिवार्यता नहीं है, इसलिए इसे सीधे साझेदार के हस्ताक्षर से साबित किया जा सकता है। पांचवा आता है रसीदें और भुगतान के दस्तावेज, जैसे कि लेन देन की रसीदें या भुगतान के वाउचर पर गवाहों की कानूनी आवश्यकता नहीं होती है। छठा आएगा पंजीकरण मुक्त अनुबंध, वे सभी व्यापारिक या साधारण अनुबंध जिन पर कानूनन अटेस्टेशन गवाह की शर्त नहीं है। सातवां आएगा खाता बही, व्यवसाय की खाता बही जिसे नियमित रूप से रखा जाता है। आठवां आएगा प्राइमरी नोट, इस पर गवाह होना आवश्यक नहीं, इसलिए इन्हें धारा 71 के तहत बिना गवाहों के साबित किया जा सकता है। तो ये मैंने आपके सामने धारा 71 के तहत जिन दस्तावेजों के लिए गवाह आवश्यक हैं उनकी लिस्ट भी आपको बता दी है, ई बुक पीडीएफ के अंदर में मैंने लिखी हुई है। और जिन गवाहों के लिए, जिन दस्तावेजों के लिए धारा 71 के तहत गवाह अनिवार्य है, उनकी भी लिस्ट मैंने आपको पढ़ के बता दी है। इसका एक तुलनात्मक चार्ट भी सर मैंने तैयार किया है, जो आप देख रहे हैं इसमें ई बुक पीडीएफ के अंदर। और अंत में निष्कर्ष भी है कि धारा 71 का लाभ लेने के लिए केवल यह चेक करना जरूरी है कि क्या संबंधित कानून जैसे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट आदि उस दस्तावेज के लिए अटेस्टेशन की मांग करता है। यदि नहीं, जैसे रेंट एग्रीमेंट, प्राइमरी नोट, तो आप बेझिझक धारा 71 का तर्क ले सकते हैं। यदि हाँ है, जैसे कि सेल डीड, विल, गिफ्ट आदि, तो धारा 71 यहाँ विफल हो जाएगी और आपको धारा 68 के तहत गवाह को लाना ही पड़ेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा धारा 67 बनाम धारा 71 को भी समझ लेते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर विल और अदर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स का है। वसीयत में धारा 67 कहती है कि वसीयत को साबित करने के लिए कम से कम एक गवाह को कोर्ट में बुलाना अनिवार्य है। अगर वसीयत रजिस्टर्ड है तो भी गवाह को बुलाना ही पड़ेगा, यहाँ धारा 71 का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अन्य दस्तावेज जैसे कि रजिस्ट्री में धारा 67 का परंतु प्रोविजो कहता है, जो मैंने आपको बताया था, कि अगर कोई रजिस्टर्ड सेल डीड है तो गवाह को बुलाना जरूरी नहीं है जब तक कि दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से या ना कहे कि दस्तखत मेरे नहीं है। धारा 68 को भी हम समझ लेते हैं कि जब गवाह ना मिले, तो यदि वसीयत के गवाह मर चुके हैं या मिल नहीं रहे हैं, तब धारा 68 काम आती है। सबूत का तरीका क्या होगा, इसमें आपको यह साबित करना होगा कि कम से कम एक गवाह के दस्तखत उसी के हाथ के हैं, यह आपको कोर्ट में साबित करना होगा। दूसरा क्या है, वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर भी उसी हाथ के हैं, और इसके लिए हेड राइटिंग एक्सपर्ट या पुराने हस्ताक्षरों का सहारा लिया जा सकता है।
वसीयत साबित करने के लिए 3 गोल्डन रूल, इस पे मैंने स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर अभी 3-4 दिन पहले ही अपलोड किया है और उसके ऊपर स्पेशल ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसकी लिंक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां जाकर खरीद सकते हैं। और फर्जी वसीयत तैयार करने के 50 तरीके, कि किन किन परिस्थितियों में फर्जी वसीयत मानी जा सकती है कि इस परिस्थितियों में बनाई गई है, उसको चुनौती दी जा सकती है, तो उस पर भी स्पेशल वीडियो और स्पेशल ई बुक पीडीएफ मेरे द्वारा बनाई जा चुकी है, मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। अब इसमें जो लैंडमार्क जजमेंट है सर, हम उस पर आ जाते हैं। एम ए अब्दुल जब्बार साहिब बनाम एम वी वेंकट शास्त्री, 1969 69 का सर लैंडमार्क जजमेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। और इसमें जो मुख्य सिद्धांत बताए गए मैं आपको सीधे वही बता देता हूं। कई व्यूअर्स के सवाल भी हैं सर इससे संबंधित, हो सकता है उनके सवाल इसमें हल हो जाए। मेरे कई व्यूअर्स ने कमेंट्स करके कुछ सवालों के बारे में कहा है, हो सकता है इस न्याय दृष्टांत में जो सिद्धांत बताए गए उससे उनके सवाल का जवाब उनको मिल जाए। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की है। मुख्य निष्कर्ष जो है, कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम जो 1882 की धारा 100 के तहत जो प्रभार मतलब चार्ज बनाया जाता है वह बंधक नहीं है। इसलिए प्रभार के दस्तावेज पर 2 गवाहों का होना कानूनन अनिवार्य नहीं है। इसमें 2 मुख्य सिद्धांत जो प्रतिपादित किए गए हैं मैं आपको बता दूं। उसमें नंबर 1 है एनिमो अटेस्टेडी, सत्यापन का इरादा। किसी व्यक्ति को अटेस्टिंग विटनेस तभी माना जाएगा जब उसने इस इरादे से हस्ताक्षर किए हों कि वह निष्पादन का गवाह बन रहा है, एग्जीक्यूशन का गवाह बन रहा है। उसका इरादा, उसकी नियत, उसका इंटेंशन होना जरूरी है। ये नंबर 1 चीज बताई गई है। इसमें दूसरा बताया गया अधिकारी बनाम गवाह। पंजीकरण के दौरान उप पंजीयक मतलब सब रजिस्ट्रार महोदय जो एक अधिकारी होते हैं या पहचानकर्ता गवाह, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन विटनेस भी कहते हैं, जो हस्ताक्षर करते हैं वे अपनी सरकारी ड्यूटी और पहचान की पुष्टि के लिए होते हैं। उनके हस्ताक्षरों को कानूनन सत्यापन अटेस्टेशन नहीं माना जा सकता। ये 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किए गए। और इस निर्णय का जो अंत में परिणाम जो निकला है कि सुरक्षा बांड पर गवाहों का होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं था, इसलिए यह दस्तावेज केवल एक गवाह के होने के बावजूद पूरी तरह वैध और प्रभावी माना गया। ये लैंडमार्क जजमेंट है सर। क्यों है ये? क्योंकि अटेस्टेशन सत्यापन की सबसे सटीक परिभाषा देता है। और वसीयत या बंधक के मुकदमों में जब विपक्षी पार्टी कहती है कि रजिस्ट्रार के सामने गवाहों ने साइन किए थे इसलिए अटेस्टेशन पूरा हो गया है, तब यह जजमेंट उस दलील को काटने के काम में आता है। मतलब उसका इंटेंशन और इरादा होना चाहिए, सिर्फ दस्तखत करने से काम नहीं चलेगा। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सर। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात बताई गई है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि पहचान करना और साक्षी होना दोनों अलग अलग कानूनी प्रक्रिया हैं। और अभी तक ये वर्तमान में लागू है ये फैसला। और इसकी पूरी डिटेल भी सर मैंने इसमें कुछ लिखी है जो आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और उसके अलावा इस जजमेंट की मैंने सरल व्याख्या भी इसमें की हुई है। और उसके बाद फिर यहाँ से हमारे अध्याय 1 चालू हो जाते हैं वसीयत के। और ये हमारा ई बुक है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको इस टॉपिक पर मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। छोटा सा वीडियो था, छोटी सी कानूनी जानकारी थी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी है। धारा 71, क्योंकि इसमें हमारे सामने ये स्थिति आ जाती है, हम सोचते हैं कि वसीयत में भी हम गवाह को क्यों लेके आ रहे हैं, हम धारा 71 वहां भी हम प्रयोग करने की सोचते हैं वसीयत में, या रजिस्ट्री में भी प्रयोग करने की सोचते हैं, या एग्रीमेंट में भी प्रयोग करने की सोचते हैं। तो ये जहां तक मुझसे संभव हो सका था वो मैंने इसकी व्याख्या की है और आपको समझाने की कोशिश की है कि यदि आपका भी मुकदमा अदालत में विचाराधीन है और आपके मन में भी धारा 71 को लेकर कोई भ्रम पैदा होता है तो आपकी भ्रमपूर्ण स्थिति दूर हो सके। अब इसमें जो मैंने बताया है आपको इसके अध्यायों से और परिचित करा दूं मैं आपको। ऊपर मैंने सर लिख दिया इसमें, कोर्ट रूम में धारा 71 को हथियार बनाने से पहले बस यह गोल्डन चेक कर लें। आप क्या गोल्डन चेक कर लें? क्या यह दस्तावेज किसी ऐसी संपत्ति का है जिसका हस्तांतरण टीपी एक्ट या किसी विशेष कानून द्वारा अनिवार्य मैंडेटरी अटेस्टेशन की मांग करता है? अगर हाँ तो धारा 68 में जाएं और गवाह बुलाएं, और अगर नहीं तो बेझिझक धारा 71 में जाएं, बिना गवाह के साबित करें। ये इसका गोल्डन रूल मैंने ई बुक के प्रारंभ में ही लिख दिया है, आप देख रहे हैं। ये मैंने इसको लाल कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूं और बोल्ड भी कर देता हूं ताकि ई बुक के प्रारंभ में आपको दिख जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें जो जो शामिल है इस ई बुक पीडीएफ में, जैसे कि वसीयत प्राप्त करने के 50 गलत या संदिग्ध तरीके, 4 सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट सहित, इस पे स्पेशल वीडियो भी अपलोड किया है, स्पेशल ई बुक भी बनाई है और उसको इस ई बुक पीडीएफ में भी मैंने शामिल किया है। गलत वसीयत को रद्द कैसे कराएं, फर्जीवाड़े के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र,
ये सब जानकारी भी इस ई बुक पीडीएफ में शामिल है और इस पे स्पेशल वीडियो और स्पेशल ई बुक अलग से मैं बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वो वीडियो भी इसी टाइटल से। दस्तावेज खुद नहीं बोलते, वसीयत साबित करने या कानूनी सच, बीएसए 2023 की धारा 67 से 70, इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं और ई बुक पीडीएफ भी, और उसी वीडियो के नीचे उसकी ई बुक पीडीएफ भी मौजूद है, आप चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं। उसके आगे वसीयत भी हो सकती है रद्द, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, वसीयत साबित करने के 3 गोल्डन नियम, एच वेंकटचला अयंगर केस का ऐतिहासिक फैसला और वसीयत साबित करने के 3 गोल्डन रूल, ये इस पे भी स्पेशल वीडियो और ई बुक में बना चुका हूं। और उसके बाद फिर हमारा अध्याय चालू होते हैं भाग 1 में। इसमें लगभग सभी अध्याय वही हैं जो पिछली ई बुक में भी थे। हमारे कई व्यूअर्स जो नियमित रूप से खरीदते हैं, जैसे कि राजस्थान के जयपुर के चौहान वकील साहब हैं, जो मुझसे काफी सीनियर हैं, मेरे सीनियर एडवोकेट ही हैं, वो मेरे सीनियर ही मानता हूं उन्हें मैं। वो अक्सर मेरी ई बुक पीडीएफ खरीदते हैं, तो मैं बताता हूँ सर कि मेरा अध्याय सब वही मिलेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक और टाइटल यही है, इसलिए हम इसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। लेकिन इसमें मैंने मॉडिफाइड करके बहुत कुछ चेंज किया है। यदि आपको खरीदने के बाद ऐसा लगता है कि पुराना मैटर ही आपको मिल रहा है, तो ये अध्याय लगभग वही है, लेकिन मॉडिफाइड करके जो मैंने इसमें चेंज किया है, वो आपको पुरानी जो ई बुक पीडीएफ में उसमें जो है वो इसमें नहीं मिलेंगे। और अन्य व्यूवर से भी जो लगातार मेरी ई बुक्स खरीदते हैं, उनको भी मैं जानकारी दे दूं। यदि आपको या तो मेरे वीडियो में सुनने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाए, आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन यदि उसके बाद भी आपको लगता है कि आप खरीदना चाहते हैं, तो आप इसको फिर खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दी स्थिति। अध्याय 1 में वसीयत का आधार, मतलब भाग 1 है, इसमें 3 अध्याय हैं। वसीयत क्या है, अध्याय 2 में वसीयत बनाम अन्य दस्तावेज, और अध्याय 3 में वसीयत पर संदेह के बादल। भाग 2 में अयंगर केस के 3 गोल्डन नियम। भाग 2 है, इसमें अध्याय 4 भी शामिल है, 5 और 6 है। प्रथम लिखित नियम प्रस्तावक पर जिम्मेदारी अध्याय 4 में है। अध्याय 5 में द्वितीय नियम वसीयतकर्ता की तैयारी और मना स्थिति, और अध्याय 6 में तृतीय नियम अदालत की अंतरात्मा, और भाग 3 में संदिग्ध परिस्थितियां और उनका समाधान, इसमें अध्याय 7, 8 और 9 है। 7 में संदिग्ध परिस्थितियां, 8 में लाभार्थी की सक्रिय भूमिका, और अध्याय 9 में धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव और दबाव, इन्हें साबित करने का भार किस पर होगा। और भाग 4 में साक्ष्य और प्रक्रिया के संबंध में है, जिसमें अध्याय 10 में एक्सपर्ट की ओपिनियन की राय, 11 में गवाहों की विश्वसनीयता का परीक्षण, और 12 में वसीयत का पंजीकरण, और भाग 5 में न्यायिक मिसालें और भविष्य, इसमें अध्याय 13 में अयंगर केस के बारे में है, और 14 में निचली अदालत बनाम उच्च न्यायालय, और 15 में नजरा शजरा और वंशावली, वसीयत के साथ वंशावली का महत्व, जैसे हमने पहले चर्चा की थी। और अध्याय 16 सर इसमें जो बनाया गया है कि दस्तावेज खुद नहीं बोलते, उन्हें गवाहों के जरिए बुलवाना पड़ता है, ये मैंने इसमें नया बढ़ा दिया है। 17 भी बढ़ा दिया है, इसमें वसीयत प्राप्त करने के 50 गलत या संदिग्ध तरीके, ये सब कुछ पूरी डिटेल इसमें मेरे द्वारा आगे बढ़ा दी गई है। और ये पूरी इसमें अंत में डिस्क्लेमर भी है और प्रस्तावना भी है। 154 प्रश्न है इसमें, पीडीएफ बनने के बाद कुछ प्रश्न इसमें कम हो जाते हैं। इसमें डिस्क्लेमर भी मेरे द्वारा लिखी गई है कि इसमें दी गई जानकारी पे किसी भी प्रकार का अमल करने से पहले, वर्क करने से पहले, आपके कानूनी विशेषज्ञ जो वकील साहब हैं उनसे जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके केस की परिस्थिति को भली भांति जानते हैं कि उसमें किस प्रकार से अप्लाई हो सकती हैं। और इसमें जो प्रस्तावना भी मेरे द्वारा लिखी गई है, और ई बुक पीडीएफ का परिचय मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि आप जब इसको खरीदेंगे तो यही पीडीएफ आपको वहां भी प्राप्त होगा, इसलिए मैंने आपको अभी परिचित करा दिया, ताकि देखने, सुनने और समझने के बाद यदि ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है, तभी आप इसको खरीदें। ये एक आपके मार्गदर्शन के लिए बनाया गया पीडीएफ है। आप इसको किसी भी कोर्ट में, सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो कानून बताए गए हैं, उन कानूनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले बताए गए हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरिजिनल बुक ले जाकर आप जज साहब को दिखाएं, बताएं और समझाएं। ये एक पीडीएफ है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं सर फिजिकल बुक भी आप बनाए, तो सर वो भी मैं बनाने में लगा हुआ हूँ, लेकिन उसकी कास्ट काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि प्रिंटिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, मार्केट, ग्लोबल मार्केट चार्जेस और प्लेटफॉर्म का चार्जेस, वहां पर जाने के बाद यही जो 299 रुपए जो मैं कीमत रखी है सर, वो सारे चार्जेस जुड़ने के बाद तकरीबन 1200 रुपए पे सर बात पहुंच जाती है, और 15-20 दिन बाद वो आपको प्राप्त होती है। उसमें आईएसबीएन नंबर भी मेरे द्वारा लिए जाने की कोशिश जारी है कि आईएसबीएन नंबर के साथ में बना सकूं, ताकि यदि आवश्यकता हो तो आप कोर्ट में भी उसको पेश कर सकें। लेकिन मामला ये उत्पन्न होता है कि आपको 15 दिन बाद प्राप्त होगी या 10 दिन बाद प्राप्त होगी, आपका ऑर्डर पे छप के आएगी, और चार्जेस भी उसके हाई होंगे, और ये तुरंत आपको प्राप्त हो जाती है। इधर आपने 299 रुपए का भुगतान किया, और इधर आपकी ईमेल आईडी पर ये तुरंत मैसेज आकर प्राप्त हो जाती है। आप ईमेल आईडी पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। खरीदने का इसका तरीका ये है कि इसके नीचे जो लिंक दी गई है उस पर आप जब क्लिक करेंगे, तो वहां पर आपको आपका नाम और उपनाम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आप एंट्री करेंगे, उसके बाद भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 299 रुपए का भुगतान करेंगे,
वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा। कई लोग पूछते हैं सर ये हमें कहाँ प्राप्त होगी, तो सर ईमेल आईडी पर प्राप्त होगी। ईमेल आईडी पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल, कंप्यूटर या स्मार्टफोन सब जगह डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी के अलावा जो इंडिया से बाहर जो भारत के जो लोग निवास करते हैं, उनमें से भी कई के द्वारा मुझसे ई बुक पीडीएफ की जानकारी मांगी गई थी, मुझसे संपर्क किया गया था कि हम कैसे खरीद सकते हैं। तो ये जो लिंक वीडियो के नीचे देता हूं सर, ये सिर्फ इंडिया वालों के लिए, ओनली फॉर इंडिया, और सबसे सस्ता, सरल और सुंदर रास्ता है। और वो जो इंडिया से बाहर है उनके लिए मैंने अब गूगल ई बुक पे भी अपलोड करना चालू किया है। लेकिन वहां भी सर मामला यही निकल कर आता है कि एक तो वहां पर जीएसटी, ग्लोबल मार्केट चार्जेस और अन्य चार्जेस मिला के ये 299 रुपए में, सारे चार्जेस जुड़ने के बाद 699 रुपए में आपको वहां दिखाई देता है चार्ज। लेकिन वो इंडिया के बाहर वालों के लिए है। यदि किसी ने मुझसे संपर्क किया इंडिया से बाहर वाले के लिए, तो मैं वो लिंक उनको दूंगा। मैंने वो लिंक देना चालू नहीं किए, लेकिन गूगल ई बुक पे अपलोड करना चालू कर दिया है। जब आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो मेरी ई बुक वहां भी मिल जाएगी, लेकिन वहां पर चार्ज उसका 699 रुपए दिखाई देगा सर, जीएसटी, ग्लोबल मार्केट चार्ज, अन्य चार्जेस जोड़ के 299 रुपए आपको मैं सबसे सस्ता, सरल और सुंदर रास्ता आपको इसी वीडियो के नीचे जो लिंक दे रखी है वहां पर मैं आपके लिए मैंने उपलब्ध करा रखी है, ऑल इंडिया के लिए। लेकिन चूंकि इंडिया से बाहर भी यदि कोई चाहते हैं तो वो सुविधा मैंने उनके लिए चालू की है। और ऑल इंडिया और इंडिया से बाहर भी आप मेरी ये जो बुक है इसको परचेस करके मंगा सकते हैं, लेकिन चार्जेस हाई हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि आपको वास्तव में आवश्यकता है, तो आप उस बुक का नाम भी लिखें और नीचे वीडियो के कमेंट्स भी करें, तो मैं कोशिश करूंगा स्पेशल उन बुक को आपके लिए फिजिकली रूप से आपके घर तक भेजने के लिए। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।